जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा रूस में। तो इस बार 16वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान शहर में किया जाएगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये देश इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ देशों को आमंत्रित भी किया गया है, जैसे सऊदी अरब, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये आमंत्रित देश के रूप में इसमें शामिल होंगे। थीम क्या है इसकी? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग को लेकर वैश्विक सुरक्षा तक के मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप नोट कर ले दोस्तों। अब हम उन लीडर को डिस्कस करेंगे जो इस समिट में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो यह तो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इसमें शामिल होंगे। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो इसमें शामिल होंगे। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, ये भी शामिल होने वाले हैं। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ये भी शामिल होंगे। और दोस्तों इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, ये भी शामिल होंगे। और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिस्कियन, ये भी शामिल होने वाले हैं। और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, ये वर्चुअली रूप से शामिल होंगे, यानी कि ये वहां पर जा नहीं रहे, ये वर्चुअली रूप से वहां पर शामिल होंगे। ब्रिक्स की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी कि जितने देश इसमें शामिल हैं उन्हीं से इसका फुल फॉर्म बन जाएगा। 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी, जब यह ब्रिक कहलाता था, यानी कि इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। फिर 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया था। दोस्तों ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ था? 16 जून 2009 को, और यह हुआ था रूस के एकातेरिनबर्ग में। दोस्तों ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है संघाई, चाइना में। इसके मेंबर कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई ये अभी हाल ही में शामिल हुए हैं 2024 में। दोस्तों ब्रिक्स देशों के द्वारा 2014 में एक बैंक का निर्माण किया गया था, बैंक स्थापित की गई थी। उस बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे एनडीबी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर ले, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी, जिसमें सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी। तो हर महीने की ई बुक आपको ऐप पर मिलती है, तो इसको आप वहां से प्राप्त जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में से निम्न में से किस खेल को बाहर कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2026 में जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाने हैं, उससे बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन और रग्बी 7S, डाइविंग और बीच वॉलीबॉल और आर्चरी, इन सभी खेलों को बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब ये खेल वहां पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत के ज्यादातर मेडल इन्हीं खेलों में आते हैं। तो अब 2026 में मेडल की संख्या कम हो सकती है इंडिया की। तो अब 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। वो कौन कौन से इवेंट होंगे? एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल और वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउस और बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये सारे खेल आयोजित किए जाएंगे।
दोस्तों 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ नए खेल भी शामिल किए गए हैं। तो एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेट बॉल, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स, पैरा बॉल्स, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग और 3x3 बास्केटबॉल और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, तो ये खेल शामिल किए गए हैं। 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। ग्लासगो में इससे पहले 2012 के भी कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। वैसे ये जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन से मना कर दिया। फिर इसके बाद इसकी मेजबानी अभी हाल ही में स्कॉटलैंड को दी गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो पहली बार इनका आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था और यह गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ था। अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसी भी अफ्रीकी देश को प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक भी बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित नहीं किए गए हैं। अब कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से देश होते हैं? तो जो देश पहले कभी ब्रिटेन के उपनिवेश का हिस्सा हुआ करते थे या ब्रिटेन के कहें तो गुलाम हुआ करते थे, ऐसे देशों का एक समूह है जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। लेकिन इसमें कई ऐसे भी देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे, फिर भी इस समूह में शामिल हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो सकता था, लेकिन अमेरिका जो है वो इससे बाहर है। राष्ट्रमंडल के सदस्य कितने हैं? अभी वर्तमान में 74 देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों, अभी तक एशिया महाद्वीप के 2 शहरों में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए हैं। तो 1998 में मलेशिया के कुआलालंपुर में ये आयोजित किए गए थे और 2010 में ये दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टबेक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि सबसे अधिक गरीब किस देश में है? इंडिया में। तो ये जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा। और इसकी थीम क्या थी? संघर्ष के बीच गरीबी। इस सूचकांक में कितने देश शामिल किए गए थे? तो 112 देश शामिल किए गए थे। निम्न आय वाले देश कितने थे? 21। और निम्न मध्यम आय वाले देश कितने थे? 47। उच्च मध्यम आय वाले देश कितने हैं? 40। और उच्च आय वाले देश केवल 4 हैं। दोस्तों, इस इंडेक्स में गरीबों की जो कुल संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 1.1 बिलियन। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, अब हम उन 5 देशों को जानते हैं जहां पर सबसे ज्यादा गरीब हैं। तो भारत पहले स्थान पर है, यहां पर 234 मिलियन गरीब हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान है, यहां पर 93 मिलियन है। इथियोपिया में 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में 66 मिलियन लोग गरीब हैं। दोस्तों, भारत में जो गरीबी बताई गई है कि किस एरिया में है, तो जो रूरल एरिया है यहां पर गरीबी सबसे अधिक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक गरीबी है। अच्छा, भारत में गरीबी बढ़ने का कारण क्या है या ज्यादा गरीब लोग होने का कारण क्या है? तो भारत में एक ऐसी अवधारणा बनती जा रही है कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की धारणा बन रही है, तो इसीलिए गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। अच्छा दोस्तों, आप इस इंडेक्स के बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जो 1.1 बिलियन गरीब लोग हैं, इनमें से आधे यानी कि लगभग 48.1% गरीब इन 5 देशों में रहते हैं। उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में दुनिया के 83.2% गरीब लोग रहते हैं और निम्न आय वाले देशों में लगभग 34.8% गरीब रहते हैं। स्विफ्ट परियोजना या स्विफ्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा असम में। तो असम राज्य में ये जो स्विफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत असम सरकार के द्वारा 129 मैदानी आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके अलावा असम में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को किस बैंक ने सहायता प्रदान की है? तो एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने सहायता प्रदान की है।
इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना खर्च होने वाला है, तो लगभग 798 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। असम की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं तो राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, दिखो और तोरसा। दोस्तों असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। तो यह एक नदी द्वीप है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों असम में प्रमुख जनजातियां कौन कौन हैं? बोडो, कचारी, कार्बी, मिरी और मिशमी, राभा और दिमासा। मुख्य त्योहार हैं देहिंग पटकाई महोत्सव, बोहांग बिहू और माघ बिहू, काटी बिहू और चाय महोत्सव। अंबुबाची मेला असम राज्य में लगता है। कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर असम राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा इसका इटली में। तो दोस्तों G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। तब से लेकर अब तक एक भी बार G7 की डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक नहीं हुई थी, लेकिन 2024 में डिफेंस मिनिस्टर की ये मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग हुई है इटली के नेपल्स में। इसमें जो इटली के डिफेंस मिनिस्टर थे गुइडो क्रोसेटो, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा इस बैठक में अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और जापान के डिफेंस मिनिस्टर शामिल हुए थे। नाटो, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। अब ये मीटिंग क्यों हुई है? तो अभी कुछ समय पहले इजराइल ने हमास के प्रमुख याह्या सिनवार को मारने का दावा किया था। तो इस दावे के बाद ये मीटिंग आयोजित की गई है और G7 की इस बैठक के बाद ये कहा गया है कि जो गाजा पट्टी है वहां पर युद्ध विराम किया जाए। ठीक है, तो ये इस बैठक में यही कहा गया है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम किया जाए। बात हुई है G7 की, तो इसे ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है और इसकी जो स्थापना है ये 1975 में की गई थी और यह दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। इसके मेंबर कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। G7 देशों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है जूस GF। तो J से हो जाएगा जापान, U से USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड या यूके और G से हो जाएगा जर्मनी और F से हो जाएगा फ्रांस। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। 2024 में G7 देशों की अध्यक्षता किसके पास है? इटली के पास। दोस्तों G7 देशों के पास जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका 62% इन देशों के पास है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया के फसानो में किया गया था जो कि इटली में है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल भारत ने 11 मेडल जीते हैं, लेकिन 11 मेडल में से भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये जो 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप थी ये हांगकांग देश में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसमें मेंस एंड वीमेंस इंडिविजुअल में 10 किलोमीटर इवेंट में भारत के गुलबीर सिंह और सीमा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा भारत ने सभी 4 टीम टाइटल्स मेंस, वीमेंस, अंडर 20 मेंस और अंडर 20 वीमेंस ये भी अपने नाम किए हैं, यानी इनमें भी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। विनोद सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और जूनियर वीमेंस टीम इवेंट में भारत की एकता डे ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बाला देवी 50 इंटरनेशनल गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। न्यूजीलैंड ने 23 साल बाद ICC महिला T20 विश्व कप अपने नाम किया है साउथ अफ्रीका को हरा करके। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे। स्पेन के महान फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। भारत की दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक्स से संन्यास ले लिया है। पंकज आडवाणी ने अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान दाना भारत के किस राज्य को प्रभावित कर सकता है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर को ओडिशा के तटों से टकराएगा और यह चक्रवात अंडमान सागर में उठा हुआ है, यानी कि इसका निर्माण अंडमान सागर में हुआ है। 23 अक्टूबर को यह बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा
और 24 अक्टूबर को यह ओडिशा को हिट कर सकता है। इस तूफान का नाम दाना कतर ने दिया है, जिसका मतलब होता है उदारता। इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यह तूफान ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है अंडमान सागर और ये है बे ऑफ बंगाल। तो 22 अक्टूबर को यहाँ तक पहुंच गया है यह तूफान, 23 अक्टूबर को यहाँ होगा और 24 अक्टूबर को यह ओडिशा के पुरी में पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। दोस्तों, इस बार 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा, तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इसका आयोजन ओडिशा की गवर्नमेंट और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी जी, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, ये सभी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों से 5000 से अधिक जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। यह दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए यह दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2003 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने की जो कल्पना है वो किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। अच्छा, प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? तो ऐसे लोग जो भारत को छोड़ करके विदेश में जाकर बस जाते हैं, उन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। ये लोग दूसरे देश में रोजगार, कारोबार या किसी और वजह से जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं, तो उन्हें प्रवासी भारतीय बोला जाता है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत से बाहर लगभग 35.4 मिलियन एनआरआई और पीआईओ या ओसीआई ये सभी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। तो दोस्तों, दलित उपकोटा लागू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बना है? हरियाणा बना है। तो अब हरियाणा में जो अनुसूचित जातियां हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा जाएगा। तो पहला वर्ग होगा वंचित अनुसूचित जातियां और दूसरा वर्ग होगा अन्य अनुसूचित जातियां, ठीक है। और फिर इसी के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। तो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने उपकोटा लागू करने की बात कही थी, यानी उस पर यह फैसला सुनाया था। उसके बाद अब हरियाणा ने इसे लागू कर दिया है। 2024 में प्रथम डिस्कस करते हैं तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में। मध्य प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क अमली भाट और बरखेड़ा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन बना है? वी झिंझम पोर्ट, जो कि केरल में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया जाएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए। तो अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो उड़ान योजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था, इसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, उड़ान योजना की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कम विकसित क्षेत्र हैं उनमें एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं और लोगों को सस्ती हवाई यात्रा कराई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत एयरपोर्ट्स का भी निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें 2014 की, तो भारत में 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब 2024 में 157 एयरपोर्ट हो गए हैं। तो यह इसी योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विजयनगर साम्राज्य की तांबे की प्लेटें कहाँ खोजी गई हैं? आंसर हो जाएगा इसका तिरुवल्लुर में। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो था वो कर्नाटक राज्य के आसपास फैला हुआ था और इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और उनके भाई बुक्का राय ने 1336 में की थी। इस साम्राज्य को करात साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। पुर्तगालियों के द्वारा इस साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया और इसकी जो कैपिटल थी वो थी विजयनगर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पणजी में किया जा रहा है, ठीक है। तो गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वहां पर इसका आयोजन
हो रहा है। अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। एसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस गोपाल कृष्णन। प्रभाकर राघवन किस ग्लोबल कंपनी के सीटीओ बने हैं? गूगल। भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? झांसी। प्रबोवो सुबियांतो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? इंडोनेशिया। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? हांगकांग। हाल ही में पीएम मोदी ने किन स्थानों पर नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? सहारनपुर, रीवा, अंबिकापुर। नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और ओमान के बीच कहाँ हुआ है? गोवा में। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल। पाकिस्तान के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? 26वां। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को। मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? मोहन जी को। आस्क अवर एक्सपर्ट सीरीज केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम महान व्यक्ति और उनके कार्य डिस्कस करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया था, यानी उसके ये प्रवर्तक थे। परमधाम आश्रम की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और बेलूर मठ की स्थापना की थी। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की थी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? आर्मेनिया। एशियाई पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तीसरी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा। और ओडिशा का एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? प्रत्यक्षा रे को। केवीएस मणियन किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? फेडरल। और हाल ही में पीएम मोदी और किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है? G4। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस शहर में ट्राम सेवा बंद करने का फैसला किया है? कोलकाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जयपुर। हांगजो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? जीवन और विजय सुंदर ने। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है या किसने इसका उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है। और दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा। यहाँ पर 3000 टेस्ट मिलेंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की और ये टेस्ट पास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप पर जनवरी से सितंबर 2024 तक की ई बुक मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाते हैं, ई बुक में आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।